नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। आज की हमारी जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। आई होप कि आपने पीछे वाली क्लासें देखी होगी, आपको पसंद भी आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी पुस्तक किस गणितज्ञ की है? कि ये बुक है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी, यानी कि गणितीय दर्शन से परिचय। ये बुक किसकी लिखी हुई है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, नंबर बी सुकरात, नंबर सी बर्टन रसेल, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बुक है वो लिखी गई है बर्टन रसेल के द्वारा। राइट आंसर है नंबर सी, बर्टन रसेल ने ये बुक लिखी है। इन्होंने इस बुक में 3 सिद्धांत दिए थे। इनका कहना था, नंबर 1 सिद्धांत कि हर बच्चा जो है मैथ सीख सकता है, नंबर 2 कि हर बच्चे को मैथ सीखनी चाहिए, और नंबर 3 इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक बच्चे की सोच का गणितीकरण होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो गणितीकरण करना, यानी कि उसकी सोच का तार्किकीकरण करना, ताकि उसकी तर्क करने की क्षमता विकसित हो और उसकी जो मानसिक शक्ति है वो और ज़्यादा विकसित हो सके। तो नंबर इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गणितीय संप्रत्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है। 2 गणितीय संप्रत्य यानी कि 2 गणित के कंसेप्ट है, वो समझाने के लिए आप कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री लेने वाले हैं? देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन मॉडल, नंबर बी जियोबोर्ड, नंबर सी अबेकस, नंबर डी चार्ट। देखिए मॉडल जो है उसको हम कहते हैं प्रतिकृति, यानी कि डुप्लीकेट रूप, छोटा रूप। जैसे कि क्लास में आपको समझाना है विश्व के बारे में, तो आप उसके लिए वो सेम टू सेम चीज़ तो क्लास में ला नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? उसके लिए उसका छोटा रूप यानी कि आप ग्लोब लेके आ जाओगे। नंबर बी है जियोबोर्ड। जियोबोर्ड जो है वो काम आता है क्षेत्रफल, ये मापन परिमाप, ये समझाने के लिए। ये एक लकड़ी का या फिर प्लाईवुड का एक छोटा सा यानी कि चौकोर टाइप का ये प्लेट होती है। इस पे जो है किल्लें लगी रहती है, ठीक है। इन किलों के आधार पर, इन किलों के ऊपर एक रबर बैंड भी होता है। उस रबर बैंड से जो है इसमें आकृतियां बनाई जाती है। जैसे कि ये देख लो, ये इस प्रकार से होता है, ये रबर बैंड लगी हुई है इसके ऊपर। तो हमें इसमें बच्चे को त्रिभुज बनाना सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पिन से लेके इस पिन तक हम रबर बैंड लगा देंगे, तो ये आकृति बन जाएगी। वो होता है जियोबोर्ड। नंबर सी है अबेकस। अबेकस जो एक प्राचीन चीनी यंत्र है, जिससे हम क्या करते हैं, स्थानीय मान की समझ बच्चों को बताते हैं, ठीक है। अब नंबर डी है चार्ट। चार्ट ही वो सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री जिसके द्वारा हम क्या है, तुलनात्मक रूप से कोई भी कंसेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे कि आपने मान लो स्कूल का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे को आपने बताया कि कल के अटेंडेंस रजिस्टर में कितने बच्चे आए थे और आज के कितने हैं। जैसे कि कल वाले में 70% बच्चे थे, ठीक है, और आज वाले में बच्चे आ गए 80%। तो ये समझाने के लिए, अब देखो बच्चे ने ये चार्ट में ये डायग्राम बना के देखा, तो उसकी एक समझ होगी कि कल में इतने आए थे, आज इतने आए हैं, तो कितने बच्चे कम हुए थे। तो ये सारी जो है हम चार्ट के द्वारा उसको डायग्राम बना के समझा सकते हैं। तो राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। देखिए गणित में हम देखते हैं नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये जो एक पार्ट होता है गणितीय शिक्षण का। तो उसमें ये देखा गया कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है। पहले हम करते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण करते हैं, सभी बच्चों ने कहाँ तक ज्ञान सीख लिया है उसकी जांच के लिए हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं। और उपलब्धि परीक्षण से हमारे पास जो बच्चे, जिनको हमने जिस लेवल तक समझाना चाहा वो समझ नहीं आया, तो वो कितने बच्चे पिछड़ गए, उनका ज्ञान हमें उपलब्धि परीक्षण से होता है। उसके बाद होता है निदानात्मक परीक्षण। जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें हम ये जानते हैं कि जो बच्चे पिछड़े रह गए थे, हमने जो उपलब्धि परीक्षण लिया था उसमें बच्चे कमजोर रह गए थे, वो क्यों रह गए हैं, उनकी कमजोर रहने का कारण क्या है, वो हम इसमें जानते हैं। उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, हमने उपलब्धि ले ली, फिर निदान कर दिया, यानी कि कारण जान लिए। फिर उपचारात्मक शिक्षण में हम ये करते हैं कि बच्चों ने जो गलती की थी, किस स्तर पे की थी, उसको सुधार कैसे किया जा सकता है, उसको सुधार करके वापस अध्ययन को है वो दोबारा से कैसे, मान लो कि बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण होता है। चलिए देखते हैं इसमें पूछा कि निदानात्मक परीक्षण। नंबर ए ऑप्शन, बालकों द्वारा की गई गलतियों और कमजोरियों का ज्ञान।
ये हम किस में करते हैं? निदान में करते हैं, यानी कि निदान से उसके कारण जानते हैं। नंबर बी, पिछड़े बालकों की पहचान, ये हम कब करते हैं? हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं, यानी कि एक एग्जाम टेस्ट लिया बच्चों का, उसमें कितने बच्चों ने कितने स्कोर किए हैं और कितने बच्चे उस स्कोर से नीचे हैं, तो इसके लिए हो गया उपलब्धि परीक्षण। नंबर सी, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये सुधार करना कब होता है? जब हम उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को करवा रहे हैं तब होता है, तो इसका राइट आंसर है नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? दैनिक प्रयोग की जो दैनिक प्रयोग में व्यवहारिक रूटीन में जो काम आने वाले हैं उसकी कुशलता में हम गणित को अगर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा अभ्यास बच्चों को करवाएंगे? देखिए, गणित में जो है 4 प्रकार के अभ्यास होते हैं, मौखिक, लिखित, गृह कार्य और अभ्यास कार्य। तो इसमें हम देखते हैं नंबर ए ऑप्शन लिखित अभ्यास, नंबर बी मौखिक अभ्यास, नंबर सी सरल अभ्यास, नंबर डी रटने का अभ्यास। देखिए, एनसीएफ 2005 इसने भी यही कह रखा है कि रटन को हम ज्ञान नहीं मान सकते, रट कर या फिर डरा धमका कर या फिर दंडित करके बच्चे को हम ज्ञान नहीं दे सकते, तो रटन का अभ्यास तो हम करवा नहीं सकते। तो इसमें कहा गया कि मौखिक कार्य, जो मौखिक अभ्यास होता है उसे हम गणितीय ज्ञान की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। मौखिक अभ्यास के द्वारा जो बच्चे हैं उनकी मानसिक शक्ति का विकास ज़्यादा होगा, उनकी एकाग्रचित्ता, उनके ध्यान से समझने की, चिंतन करने की शक्ति विकसित होती है। और उसके बाद आता है लिखित अभ्यास। जो लिखित अभ्यास होता है वो मौखिक कार्य का पूरक होता है। लिखित अभ्यास से बच्चे की जो गलतियां करने की जो हम कह सकते हैं प्रोसेस होती है उसमें कमी लाई जा सकती है। और सरल अभ्यास हम करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर देखिए कि दैनिक प्रयोग की कुशलता के लिए हम बार बार हर एक काम में बच्चे को मैथ के छोटे मोटे जो काम है वो दे रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं मौखिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया है, वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, किस प्राप्त उद्देश्य में आता है? गणित के जो हमने प्राप्त उद्देश्य देखे थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सारे। तो इसमें पूछा कि पहले तो उसने क्लास में एक एक नियम सीखा, फिर उसने पापा की दुकान पे जाके वो जो है एक एक नियम के आधार पर उसने सवाल सॉल्व किए। तो एक एक नियम जैसे कि क्लास में शिक्षक ने ये बताया बच्चे को कि 5 रुपए में 10, मान लो जो 5 पेन थे हमारे पास, उनके 10 रुपए हैं, तो एक पेन के कितने पैसे होंगे? तो बच्चे ने उसको काउंट करके निकाल लिया कि 2 पैसे होंगे। इसी प्रकार से जब वो दुकान में गया तो पापा ने मान लो उससे पूछ लिया कि 12 पेन थे आपके पास, उसके 144 रुपये हैं। ठीक है, 12 पेन के 144 रुपये हैं, तो एक पेन का कितना होगा? फिर बच्चे ने काउंट करके उसको बता दिया कि इसके 12, एक पेन के 12 रुपये रहने वाले हैं। इस प्रकार से यानी कि उसने जो क्लास में ज्ञान ग्रहण किया उसको उसने पापा की दुकान पे जाके उपयोग कर लिया, यानी कि उसका उपयोग करके यूज करके देख लिया। तो ये देखते हैं कि नंबर ए ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान में तो उसने वो समझा था, जैसे कि क्लास में उसने पहले एक नियम समझा था। नंबर बी अभिरुचि में ये होता है कि उसकी जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, अभिरुचि में हम वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे बार बार मैथ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, गणितज्ञों की जो जीवनी है उनके बारे में वो एल्बम बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो उसकी इंटरेस्ट अभिरुचि को बताता है। और नंबर सी श्लाघा, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। गणित में अगर उसकी अभिरुचि अच्छी तो वो गणित के बारे में बहुत अच्छे विचार रखेगा, उसकी प्रशंसा भी करेगा कि भाई मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, इस प्रकार से। नंबर डी ज्ञानोपयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ज्ञानोपयोग। कैसे कि उसने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया और फिर उसने पापा की दुकान पर जाकर उस ज्ञान को उपयोग कर लिया, तो राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कक्षा में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो जैसे कि हम कह सकते हैं कि गिनती, पहाड़ी, एक दो स्टेप के जोड़ करना ये सीख सकते हैं, लेकिन उनकी जो सीखने की विधि है उसको और ज़्यादा सहज बनाने के लिए, और ज़्यादा सुलभ उनके लिए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर ए निगमन विधि, नंबर बी विश्लेषण, नंबर सी खेल मनोरंजन, नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, निगमन विधि तो सिर्फ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें पहले नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर बच्चे आगे उन नियमों के आधार पर आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो निगमन होता है वो तो बड़ी क्लास में होता है। नंबर बी विश्लेषण क्षेत्र मापने के लिए काम में आती है। तो इसमें भी क्या होता है, पहले जो सारे सॉल्व होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको समझा जाता है। तो ये भी बड़े बच्चों के लिए काम की है। और उपयुक्त सभी, इसमें ये दोनों नहीं है तो होगा नहीं। ये कह रहा है कि खेल मनोरंजन विधि, हाँ, छोटे बच्चों को खेल में अगर सिखाया जाए, खेल में अगर पढ़ाया जाए तो वो उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश
ये है अधिकांश नाम है इसमें। अधिकांश द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। ये देखिए कि गणित शिक्षण के दौरान आपने जब शिक्षण कराया क्लास में, तो उसमें अधिकांश यानी कि अधिकांश छात्रों के द्वारा त्रुटियां की गई, गलतियां की गई, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको आप सुलझाने के लिए या फिर उनको अच्छे से और समझाने के लिए आप क्या तरीका अपनाओगे। इसमें क्या रखा है, नंबर ए ऑप्शन व्यक्तिगत रूप से समझाओगे, नंबर बी सामूहिक से, नंबर सी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों से आप समझाओगे, और नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो कि क्लास में मान लो 100 बच्चे थे, ठीक है, आपने उनको मैथ का कोई सवाल कराया, उनमें से आपने देखा कि जो है बच्चे 100 में से मान लो कि 95 बच्चों ने वो नहीं समझा, उन्होंने वो दोबारा से करने में गलती कर दी। तो आप क्या करोगे, 100 में से 95 बच्चों के अधिकांश छात्र गलती कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे समझाओगे? क्या एक एक बच्चे के पास जाके समझाओगे? फिर तो ये होगा नहीं, पूरा टाइम भी निकल जाएगा, ये हो नहीं सकता है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखें कि सामूहिक रूप से, देखो इतने सारे बच्चों ने एक साथ ही गलती की, तो अगर हम उनको एक साथ समझाएंगे तो वो समझाने का तरीका भी हमारा बढ़िया रहेगा, और साथ में इतने सारे बच्चों को हम एक साथ समझा सकेंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों, गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? बालक का जो सोच है सकारात्मक गणित के प्रति, तो उससे कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है गणित का? देखते हैं नंबर ए ऑप्शन ज्ञानात्मक, नंबर बी अवबोधात्मक, नंबर सी कौशलात्मक, नंबर बी डी अभिवृत्त्यात्मक। देखिए ज्ञानात्मक में तो वो बच्चा क्या करता है, जो नॉलेज वो ले रहा है उसको वो समझता है, उसको अपने स्मरण शक्ति में वो शामिल करता है, वो उस चीज़ के बारे में जैसे कि वो पहचान सकता है, परिभाषित कर सकता है, उन सारी चीज़ों को, प्रमेयों को, तथ्यों को अपने ज्ञान में वो शामिल कर सकता है, वो तो क्या ज्ञानात्मक। नंबर बी अवबोधात्मक, ज्ञान होने के बाद वो उस चीज़ को अपने ज्ञान में उसको शामिल कर रहा है, उसको अवबोध कर रहा है, इनके अंडरस्टूड कर रहा है, उसकी जो समझ है, जैसे कि उसने एक सवाल किया तो उस समझ को आगे किस तरह से कर रहा है, वो उस पर समझ विकसित कर रहा है। कौशलात्मक, कौशल में जैसे कि हम कह सकते हैं कि गणितीय मानचित्र हो गए, और भी मैप, गणित में जैसे कि डायग्राम बनाना हो गया, त्रिभुज आयत, इन सब की आकृतियां बनानी होगी, वो कौशल कर रहा है, खुद हाथ से कुछ क्रिया कर रहा है, तो वो कौशलात्मक हो गया। और हमारे पास डी ऑप्शन है कि अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण, उसकी सकारात्मक सोच। ये देखो यहाँ पे दे रखा है सकारात्मक सोच, तो बच्चे की सकारात्मक सोच है तभी तो वो इंटरेस्ट ले रहा है कि गणितीय संक्रियाओं को भी अच्छे से कर रहा है, शिक्षकों के प्रति भी उसका व्यवहार अच्छा है, तो वो क्या है, उसका नजरिया, उसकी दृष्टिकोण है, उसकी सोच है। तो नंबर डी ऑप्शन इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पढ़ाते समय आपकी कक्षा में एक छात्र प्राय बैठ कर चित्र बनाता है, तो आप क्या करोगे? देखो आप मैथ करवा रहे हो क्लास में, और उसी क्लास में बच्चे, मान लो कोई बच्चा पीछे बैठा है और वो वहाँ पे बैठा बैठा चित्र बना रहा है, तो आप क्या करोगे? नंबर ए ऑप्शन देखते हैं, उसे दंडित करेंगे, नंबर बी उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, नंबर सी उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, नंबर डी उसकी प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। देखो एग्जाम में खास तौर से सीटेट कह सकते हैं कि उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पुट किए जाते हैं जो आपकी समझ के एक विस्तृत क्षेत्र को उसमें शामिल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो है तो नॉर्मल, लेकिन इस पे भी आपकी समझ जो है डिपेंड करती है कि आप इस चीज़ के बारे में सकारात्मक सोच रहे हो या फिर नकारात्मक सोच रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हमें राइट आंसर तक जाना है, तब उस चीज़ का हमें आंसर मिलने वाला है। देखिए हम दंडित करेंगे, दंडित तो उसे कर नहीं सकते, ये तो एक नकारात्मक पक्ष हो गया, क्योंकि बच्चा खुद बैठा चित्र बना रहा है तो एक्टिव ना बना रहा है। तो नंबर बी अभिभावकों से शिकायत करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, और डी करें कि प्रधानाध्यापक से शिकायत करें, प्रधानाध्यापक से भी शिकायत नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि उसकी कला प्रतिभा की प्रशंसा कर गणित के अध्ययन में लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। कि बच्चे ने मान लो एक कोई चित्र बनाया, ठीक है, अब उसकी हम क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके। फिर हमने उसको उसका जो इंटरेस्ट है मैथ में लगाना है। कैसे कि उसने मान लो कोई एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, हमने उसके नोटबुक के पे क्या बना दिया, एक त्रिभुज का डायग्राम बना दिया, फिर बच्चे से कहा कि आप भी बना के देखो, बच्चे ने बना के दिया, फिर हमने कहा वाह भी आप बहुत अच्छे बना रहे हो। इस तरह से हमने बच्चे को जो है मोटिव कर दिया, उसकी जो इंटरेस्ट है वो मैथ में हमने जागृत कर दी, तो इससे बच्चे का मन जो है मैथ की ओर आने लगेगा। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ, हमने क्या है एक परीक्षण किया जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल संक्रिया में प्रवीण नहीं है। यह परीक्षण होगा। जैसे कि आपने क्लास में एक एग्जाम लिया,
ठीक है, बच्चों को आपने पहले मान लो जोड़ घटा, ये गुणा, ये भाग, ये सारे बच्चों को सिखा दिए, फिर आपने उनका एक मिक्सअप एग्जाम लिया, ठीक है, टेस्ट लिया। तो टेस्ट में आपने देखा कि बच्चे ने जोड़ कर लिया, ये जो घटाया वो भी कर लिया, भाग भी कर लिया, लेकिन वो क्या है गुणनफल में यानी कि गुणा की जो प्रक्रिया उसमें वो क्या है अटक रहा है। तो ये चीज हमें कैसे मालूम हुई? तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, देखिए नंबर ए ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण, नंबर बी सामाजिक जांच, नंबर सी नैदानिक परीक्षण, नंबर डी अर्धवार्षिक परीक्षण। अर्धवार्षिक परीक्षण तो एक मान लो ये 6 महीने के बाद होती है, तो ये एक लंबी प्रोसेस होगी। ये जो हम कह रहे हैं कि हमने जो ये क्लास में टेस्ट लिया तो वो तो एक छोटी सी प्रोसेस है, ये हर पीरियड वाइज हर टाइम टू टाइम चलती रहती है, तो इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा तो रहने वाली है नहीं। अब नंबर बी कह रहे कि सामाजिक जांच, इसमें कोई सामाजिक जांच का रोल है नहीं। अब ये कह रहा है निष्पत्ति परीक्षण, देखो निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण दोनों सेम है, एक ही नाम होते हैं। जब हमने पहले निष्पत्ति परीक्षण किया तभी तो हमें पता चला है कि बच्चे ने वो सारे तो कर लिए लेकिन वो गुणनफल में कमजोर है, ये पहले हमने निष्पत्ति की थी, उसके बाद हमें पता लगा। तो हम आगे के लिए क्या करेंगे, आगे के लिए नैदानिक परीक्षण करेंगे ताकि बच्चे की जो गलती है उसको सुधार किया जा सकते है, उसके कारण को गलतियों के कारण को पकड़कर उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तो राइट आंसर है नंबर सी। तो इसका राइट आंसर है वो है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। देखिए जो मूल्यांकन टॉपिक है वो आपके चाहे मैथ की पेडागोजी ले लो, हिंदी की ले लो, साइंस की ले लो, इंग्लिश की ले लो, इन सभी में जो है मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो परमानेंट रहता है। और हर एग्जाम में चाहे कोई से भी सब्जेक्ट में ले लो, 1 ना 2 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो हम बता दें कि मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मूल्यांकन जो है हम कह सकते हैं एक क्रमबद्ध और एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ये जांच कर सकते हैं कि बच्चे ने हमने जो अधिगम कराया उसको किस स्तर तक सीख लिया है और उसमें कैसे आगे सुधार करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो होती है मूल्यांकन। तो देखो जो BS ब्लूम थे उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को एक त्रिध्रुवीय बताया। इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 स्टेपों में विभाजित किया है। तो इन्होंने सबसे ऊपर रखा था अधिगम उद्देश्य, उसके बाद थे अधिगम अनुभव और फिर थे मूल्यांकन। तो ये देखो इन क्वेश्चन के आधार पर हम देखें तो ये ए ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य। हाँ, मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास पहले शिक्षण उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य ही जो है हमें मार्गदर्शन करते हैं, उसके आधार पर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सीखने के अनुभव, जब हमने उद्देश्य निर्धारित किए तो उसमें हमने ये भी निर्धारित करना होता है कि सीखने के अनुभव बच्चों को किस प्रकार से मिलेंगे। और नंबर सी मूल्यांकन के साधन। देखिए मूल्यांकन के साधन यानी कि हम बच्चों को अनुभव दे रहे हैं, तो उस अनुभव को देने के लिए चाहे हम प्रत्यक्ष अनुभव दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष अनुभव दे रहे हैं, तो उसमें बच्चों को कौन कौन से साधन हम बता सकते हैं, यानी कि किस माध्यम से बता सकते हैं, इसके लिए भी ये मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो नंबर डी इसका राइट आंसर है। BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन में ये तीनों पक्ष शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। क्रियात्मक गणित, देखिए वो गणित जिसमें बच्चा खुद क्रिया करता है, खुद क्रियाशील रहता है, एक्टिव माइंडेड होता है, और प्रत्यक्ष वो जो अपने हाथों से कुछ अगर काम कर रहा है तो उसको खुद जो है डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। ये सारी चीजें होती है क्रियात्मक गणित में। तो नंबर ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, नंबर बी स्वयं करके सीखना, नंबर सी अवधारणाओं को स्पष्ट व स्थायी ज्ञान होना, और नंबर डी युक्त सभी। देखिए क्रियात्मक गणित में बच्चा खुद कर रहा है यानी कि स्वयं करके सीख रहा है, तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव तो मिलने वाले हैं और साथ में उसकी अवधारणाएं वो स्पष्ट और स्थायी हो जाती है। देखिए जो काम जितना खुद बच्चा अपने हाथ से करता है, जितना उसके जो हाथ से वो जो काम किया जा रहा है, जितना नॉलेज मिल रहा है, वो जो नॉलेज है उसके लिए स्थायी भी होता है और हमेशा के लिए उसे वो जो है उसके नॉलेज को और आगे क्रिएट करने में भी हेल्पफुल होता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अध्यापक की प्रमुख भूमिका होती है। गणित शिक्षण अगर अध्यापक कक्षा में करवा रहे हैं तो उसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहने वाली है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक की, नंबर बी मित्र की, नंबर सी प्रदर्शक की और नंबर डी उक्त सभी। देखिए इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये बताया गया है कि जो शिक्षक है ना वो क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। क्या है? फैसिलिटेटर यानी कि एक सुविधा प्रदाता है। शिक्षक जो है वो क्या है? सुविधा प्रदाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। यानी कि शिक्षक जो है बच्चों के लिए एक मित्र भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, पथ प्रदर्शक भी हो सकता है। ये बात कही गई एनसीएफ 2005 में। इनका कहना है कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है, लेकिन शिक्षक को क्या करना है, उसके ज्ञान को अवबोध में बदलने के लिए हेल्प करनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नंबर डी। समझ में आ गया होगा वो लास्ट वाला क्वेश्चन।
और 14 नंबर क्वेश्चन है व्यावहारिक गणित का उदाहरण है। व्यावहारिक गणित जहाँ हमारे दैनिक जीवन के जो काम होगी उन सारों में ये पूछ रहा है कि व्यवहारिक गणित कौन सा नंबर है। ऑप्शन गणित कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, ये तो सिर्फ एक कक्षा का काम हो गया जो उस क्लास टाइम में वो कर रहा है। नंबर बी कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना, हाँ ये हो सकता है कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी करना और नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना और कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना, ये दोनों जो काम है वो तो बच्चा एक क्लास में भी कर सकता है। तो ये तो उसके बाद में व्यवहारिक जीवन परिवार में जाके और फिर मार्केट में जाके ये वहाँ पे सवाल सोल्व करना हाथ शीघ्रता से और अधिक अंक प्राप्त करना वो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन ये देखो बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी रखना कि बैंक में हमने कितने डिपॉजिट करवाए थे, कितने निकलवाने, ये सारे जो काम है वो बच्चा अपने दैनिक जीवन में दैनिक रूटीन में हम कह सकते हैं कि वो करता रहता। तो ये व्यवहारिक पक्ष का ही उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी बच्चे को जब वो कराते हैं तो वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। नंबर 15 गणित को व्यापार का ब्लैंक स्पेस और विज्ञान का कहा जाता है। देखिए ऑप्शन दिए गए कि इसमें गणित को क्या कहा जाता है। हमें पता था कि विज्ञान का आधार है और ये जो हम कह सकते हैं विज्ञान की आत्मा है, ये सारे मैथ हैं। तो व्यापार का मैथ क्या लगता है ये देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए समाज या आविष्कार, क्या इसमें समाज या आविष्कार आने वाला है। नंबर बी वर्तमान या आधार, हाँ आधार हो सकता है लेकिन वर्तमान व्यापार का वर्तमान नहीं। आगे देखते हैं नंबर सी प्राण और जन्मदाता और नंबर डी कुंजी और द्वार। ये कुंजी और द्वार तो विज्ञान के बारे में कहा गया है कि विज्ञान जो है गणित जो है विज्ञान का सिंह द्वारा और कुंजी या बेकन के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए नंबर सी कि गणित को जो है व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। अगर विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है सिलेबस चल रहा है उसमें अगर मैथ को शामिल करें तो उसमें इसका क्या महत्व होता है। देखते हैं नंबर ए ऑप्शन बच्चों को सामाजिक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, हाँ सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष में बच्चा अपनी सक्रिय भूमिका दे सके, अपने स्तर पर वो जो है उन काम को कर सके, चाहे उसको काउंट करना है चाहे जो भी काम करना है वो अपने स्तर पर कर सके। और नंबर बी है नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य जैसे कि बच्चे की ईमानदारी होगी, कर्तव्य निष्ठा होगी, सच्चाई होगी, अच्छे बुरी का ज्ञान हो गया और सत्य बोलना हो गया, ये जो सारे पक्ष है वो मैथ से बच्चों में क्रिएट होते हैं, डेवलप होती हैं ये सारे जो गुण होते हैं। और नंबर सी है बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास। गणित की प्रकृति तार्किक है, बच्चों को तर्क करने के लिए प्रेरित करती है और तर्क से बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो इस प्रकार से बौद्धिक स्तर भी इसमें हो सकता है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित को हम शामिल करेंगे तो ये जो तीनों लाभ हैं वो हमें मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। देखिए अब क्लास में बच्चों को क्षेत्रफल करवा रही हैं, क्षेत्रफल के बारे में समझा रहे हैं, चाहे वो आयत का हो, वर्ग का हो या फिर किसी खेत का क्षेत्रफल हो, उसके बारे में समझा रहे हैं। तो उसकी संकल्पना, उसका जो कंसेप्ट है उसको बच्चों को कैसे क्लियर करवाओगे आप, ठीक है। तो देखते हैं नंबर ए ऑप्शन, आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने का सूत्र बताकर। नंबर बी वर्ग और आयत को परिमाप ज्ञात करके। नंबर सी इकाई वर्गों की गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। नंबर डी विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति को मापना। देखिए इसमें कह रहा है कि आपको उन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बच्चों को सूत्र बताना, कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं तो बच्चों को सूत्र बता नहीं सकते क्योंकि सूत्र बड़ी क्लासों में होते हैं। तो इसके लिए सूत्र बताना, ये जो पहले से ज्ञान करवाना, ये इसमें जो सूत्र बताकर हम नहीं करवा सकते। नंबर बी आयत और परिमाप को ज्ञात करना। आयत और वर्ग के अगर परिमाप ज्ञात करेंगे तो उसके लिए भी सूत्र होता है। तो हमें समझाना है बच्चे को, ना कि पहले सूत्र रटवाना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। और इसके बाद है कि वर्गों की गणना की सहायता से आकृति समझाना, ये भी इसमें नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है नंबर डी। कैसे कि विभिन्न वस्तुओं, जैसे कि आपने हथेली रख के बच्चे को बताया कि ये देखो इसके हिसाब से मान लो आपने मिट्टी में हथेली रख दी, फिर बच्चे को ये बताया कि ये देखो इस तरह से ये जो इसके अंदर की जो आकृति बन रही है वो होता है क्षेत्रफल होता है। या फिर कोई पत्ती का चित्र आपने नोटबुक में बना दिया ऐसे करके, और फिर आपने बच्चे को बताया कि इसके जो बीच अंदर का जो पार्ट है वो क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरह से बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सूत्रों से। ये तो फिर वो बाद में आगे जब समझाएंगे तब होता है इसमें।
तो राइट आंसर है नंबर डी इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गणित की सर्वाधिक विकसित शाखा कौन सी है? गणित की जो सर्वाधिक विकसित शाखा है वो कौन सी है? नंबर ए ऑप्शन अंक गणित, नंबर बी बीज गणित, नंबर सी सांख्यिकी, नंबर डी ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो वो होते हैं क्षेत्रफल, मापन, ये सारे हो गए। सांख्यिकी में डाटा कलेक्शन हो गई। बीजगणित में एक्स वाई जेड जो हम बीजांक मानते हैं वो हो गई। लेकिन अंक गणित का जो शुरू हम कह सकते हैं गिनती से, पहाड़े और फिर उसके बाद गुणा भाग जोड़, ये सारे हो गए। तो हम कह सकते हैं गणित की सर्वाधिक विकसित शाखा जो है अंक गणित है। और अंक गणित जो है सर्वाधिक व्यवहारिक उपयोग में आने वाली भी गणित की एक शाखा है। तो राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गणित को बेहतर करने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति हो, चाहे एक शिक्षक भी कह सकते हैं, उसको अगर अपनी मैथ को और स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा बढ़िया करना है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? नंबर ए ऑप्शन सूत्र याद करने की उसको अभ्यास करना चाहिए। नंबर बी हल याद करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। नंबर सी अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को बनाने की उसको कोशिश करनी चाहिए। नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई है नहीं। और राइट आंसर भी आपको पता लग गया कि सूत्र याद करना और हल याद करना ये तो हर वक्त तो काम नहीं आने वाले ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर उसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो गया, उसकी तर्क शक्ति डेवलप हो गई, तो वो चाहे विद्यालय में देख लो या फिर कोई हमारा जो व्यावहारिक पक्ष है उसमें देख लो, कहीं पर भी अगर मैथ हमारे लिए यूज हो रही है तो उसमें वो अच्छे से कर सकता है, अपनी मैथ को बेटर बना सकता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं समझने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, उपरोक्त की पालना नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताया कि एनसीएफ 2005 है उसका एक सिद्धांत है। पहले अभी पीछे बताया था कि शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर है और रटंत को ज्ञान नहीं मान सकते। और इसी तरह ये बताया कि गणित में जो है सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। यानी कि अगर हम गणित को बच्चे को किस तरह से करवाएंगे ताकि बच्चे की एक सोच विकसित होगी, उसका तर्क करने का जो तरीका है वो और ज़्यादा डेवलप होगा, तो ये तरीका होता है मैथ में। और इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है कि वो इस सिद्धांत की पालना नहीं कर रहा है? इसके क्या ऑपोजिट है, देखते हैं। नंबर ए उसे पढ़ाने की विधि। हाँ, पढ़ाने की विधि, अगर शिक्षक मैथ को अगर इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे के सामने पेश कर रहा है तो बच्चे का इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होगा, वो और ज़्यादा तर्क शक्ति करेगा, मानसिक प्रक्रिया और ज़्यादा करेगा, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो। तो पढ़ाने की विधि भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सही है। नंबर बी, कक्षा के लिए चुनेंगे क्रियाकलाप एवं अभ्यास। क्रियाकलाप यानी कि बच्चे को एक्टिव रखना और अभ्यास करना, अभ्यास के द्वारा जो हम कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो इसी प्रकार से अभ्यास जो है वो भी बच्चे को हम करवा सकते हैं, क्रियाकलाप करवा सकते हैं, कोई खेल करवा सकते हैं, कोई हम मेला प्रदर्शनी करवा के लेन देन का काम वो बच्चों को करवा सकते हैं। इससे भी क्या है, बच्चे की सोचने की, तर्क करने की आदत विकसित हो जाएगी। नंबर सी है आंकिक प्रश्न हल करने के लिए सूत्र बताना। और नंबर डी कह रहा है कि तर्क आधारित मौखिक प्रश्न पूछना। मौखिक प्रश्न पूछने से भी तर्क शक्ति विकसित होती है और मौखिक प्रश्न कह सकते हैं कि गणितीय शिक्षण की जो प्रारंभिक कड़ी भी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सूत्र बताना यानी कि बच्चे की जो सोच है उसको संकीर्ण कर देना, उसको समेट के रख देना कि भाई आपको ये सूत्र दिया गया है, इसी के आधार पर आपको आगे वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चा सिर्फ उसी सूत्र पे केंद्रित हो जाएगा, ना कि वो अपनी सोच को एक ब्रॉड माइंडेड बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नंबर सी। ये इसकी सोच को सही नहीं ठहरा रहा है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कौशलों यहाँ पे को है। ठीक है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यदि आप अपने गणित को परफेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो काउंटिंग वगैरह के जो काम हो गए, गणना होगी, वो उसको और ज़्यादा आप बेटर कर रहे हो और ज़्यादा तीव्र शीघ्र करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ए, बच्चों को हम कैसे समझा सकते हैं? नंबर एक, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके यानी कि केवल सूत्र सिद्धांत वो बच्चों को वर्णन करके यानी कि व्याख्यान के रूप में बच्चों को दे दिए। नंबर बी, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास कराना। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है कि अभ्यास करवाना। नंबर सी, केवल संकेतों का ज्ञान कराना। केवल संकेत, ये वाले जो संकेत है इनका सिर्फ प्लस माइनस, ये गुणा भाग, इनका सिर्फ बच्चों को हमने संकेत दे दिए, संकेत का ज्ञान करा दिया सिर्फ। नंबर डी कह रहा है कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। देखिए पीछे वाले ये जो क्वेश्चन है ये सारे सेम हो रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको और बता दूं कि इन ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए आपको एक जो आपकी थिंकिंग है उसको और ज़्यादा मतलब विस्तृत रूप से सोचना पड़ेगा आपको। इसमें कह रहा है कि संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास कराना, ये भी आंसर हो सकता है।
और नंबर डी कह रहा है कि अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। देखिए इन दोनों में जो राइट आंसर है वो है नंबर डी। कैसे? अभ्यास तो बच्चों को करवा सकते हैं, अभ्यास से पूरा दिन क्लास में अभ्यास टीचर भी कर सकता है और विद्यार्थी भी कर सकते हैं। टीचर कैसे कि वो पूरा दिन बोर्ड पे अभ्यास करवाते जाए, बच्चों को क्वेश्चन लिखवा दिया, बच्चे ने उतार लिया, फिर आगे वाला लिखवा दिया, फिर कर लिया बच्चे ने, या 2-3 चेंज करके दे दी, फिर बच्चे ने अभ्यास कर लिया। लेकिन जब तक बच्चा पूरी तरह से उसमें एक्टिव नहीं है ना, तो वो इतना नॉलेज नहीं ले सकता है, गणित में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, क्रियाशील गतिविधियां जो है उनका आयोजन करेंगे ताकि उसकी गणना संबंधी कौशल वो ज्यादा विकसित हो सके। तो नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए शिक्षक में कौन कौन से गुण होने जरूरी है। इसके लिए हम देखते हैं नंबर ए, सवालों के, शिक्षक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसे अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन कौन से मतलब ज्ञान होने चाहिए। नंबर ए, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। नंबर बी, सभी अवधारणाओं, ये अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। नंबर सी, सूत्र के रट्टे लगाना। नंबर डी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। देखिए सवालों के उत्तर देने की तकनीक हम कह सकते हैं कि जैसे हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं मैथ में, तो उन सारों को मतलब जल्दी से हम शॉर्ट ट्रिक अपना के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। क्या उसमें निपुण होने से गणितज्ञ बन सकते हैं। और नंबर बी है अवधारणाओं को समझना, लागू करना। नंबर सी देखते हैं कि रट्टा लगाना। रट्टा लगाने से हम ये नहीं कह सकते कि हम मैथ में एक महान गणितज्ञ बन सकते हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन हम कभी भी देख लें उनमें संख्याएं, उनके जो स्टेप है वो आज को कोई सभी क्वेश्चन नेक्स्ट करके वो क्वेश्चन अलग हो गया, तो इसके जो स्टेप थे वो बदल भी सकते हैं। तो रट्टा लगाने से भी काम नहीं होता। और बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये एक अच्छा गणितज्ञ होने के संकेत नहीं है। हाँ, सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि हम क्लास में देखें या फिर बाहर देखें तो सिर्फ ये तो एक ही चीज़ पे फोकस हो गया कि वो सवाल ही हल कर रहा है, लेकिन इससे भी ब्रॉड माइंडेड क्या चीज़ हो सकती है हम देखते हैं। नंबर बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि सभी अवधारणाओं को समझना है, उसने सभी उन कॉन्सेप्ट को समझा है, फिर उनको भाई मान लो कि क्लास में कैसे इनका यूज होना है, या फिर बाहर हम गए हैं कोई मार्केटिंग में या फिर कोई फील्ड में, तो उस जगह पर इसका कैसा उपयोग होना है और इन सभी कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। अगर ये ब्रॉड थिंकिंग होगी तभी हम ये अच्छे गणितज्ञ के गुण विकसित हो सकते हैं। तो राइट आंसर है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहता है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है कि क्लास में जो बच्चे हैं अध्यापक जो है विद्यार्थियों को चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कह रहे हैं कि आप चतुर्भुज को किस किस एंगल से परिभाषित कर सकते हैं, क्या क्या आप इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। नंबर ए, परिभाषाएं कंठस्थ करवाना। नंबर बी, चतुर्भुज की व्याख्या करना। नंबर सी, परिभाषा खोजने के लिए प्रेरित करना। नंबर डी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को चतुर्भुज के बारे में बता रहा है, तो परिभाषाएं कंठस्थ करवाना, रटाना, ये सारे काम तो हो नहीं सकते, क्योंकि परिभाषाएं याद करने से कंसेप्ट को भी क्लियर नहीं होते हैं, सिर्फ परिभाषाओं पर ही डिपेंड नहीं रह सकते। नंबर बी है चतुर्भुज की व्याख्या करना, कि टीचर आए क्लास में चतुर्भुज क्या होता है ये वो करके उसने उनके बारे में सिर्फ व्याख्या कर दी, और व्याख्या करके टीचर तो चले गए, लेकिन व्याख्या में क्या होता है सिर्फ एक टीचर ही है वो सक्रिय रहते हैं, बच्चे तो है वो क्या निष्क्रिय बन जाते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब नंबर सी कह रहा है कि परिभाषाएं खोजने के प्रेरित करना। देखिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना बच्चों की ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें कह रहा है कि परिभाषा खोजने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन खोजने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, ये बात भी गलत है। नंबर डी देख रहे हैं कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। हाँ, ये इसका राइट आंसर है नंबर डी, कि वो भिन्न भिन्न प्रकार से चतुर्भुज को कैसे समझ रहा है, ठीक है, इसके बारे में बच्चे की समझ विकसित करने के लिए टीचर हेल्प कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किट निर्माण करने वाली संस्था है। देखिए विद्यालय में गणित की किट कह सकते हैं, विज्ञान की किट कह सकते हैं, ये कौन सी संस्था जो उपलब्ध करवाती है। नंबर ए ऑप्शन ये कह रहा है RCEE, क्या RCEE उपलब्ध करवाती है। नंबर बी NCERT। नंबर सी है SCERT यानी कि सीरट, और नंबर डी है BSER। देखिए ये जो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो है सिर्फ और सिर्फ है ना इसमें समझने की कोशिश, ये सिर्फ और सिर्फ ये तो याद रखने का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें देखना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है SCERT, सीरट यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो उदयपुर की है, इसके द्वारा जो है
में बच्चों को जो है विद्यालय में विज्ञान और गणित की किट जो है उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, गणित विषय में सहायक सामग्री का उपयोग नहीं है। अगर हम गणित विषय पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चाहे बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें सहायक सामग्री, तो उसको उपयोग हम कैसे कर रहे हैं और क्या इसका उपयोग नहीं है, देखते हैं। नंबर ए, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण रोचक बनाना। नंबर बी, नवीन भाषा शैली का ज्ञान। नंबर डी, मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों के लिए उपयोगी। और नंबर सी, संपर्त्य पर सही समझ विकसित करना। देखिए, जो सहायक सामग्री होती है उसे हम टीचर का एक सहयोगी कह सकते हैं, और ये क्या करती है, विषय वस्तु को रोचक बनाती है, मंदबुद्धि बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ाती है, प्रतिभाशाली बालकों को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है, और शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो बच्चों को अपनी सोच को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए भी हेल्प करती है, और संपर्क भी इससे जो है अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। लेकिन जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो नवीन भाषा शैली का ज्ञान नहीं करवाती है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, और बाकी सभी कार्य में ये सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, और आज की जो 5वीं क्लास थी इसमें भी हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो लिए थे। आगे भी हम ऐसे ही आने वाली क्लासों में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और इसके साथ हम सोच रहे हैं कि मैथ की टीचिंग मेथड के साथ बाकी जो और सब्जेक्ट है उनके भी हम जो MCQs है वो लेके आएँ जल्दी से जल्दी। और आपने अभी पीछे वाली 4 क्लासेस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।